हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने कि प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर जो हैं वो मेन फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपको बायोम्स में अलग अलग हैबिटेट देखने को मिलेगा, है ना। तो आज हम जो टोटल जितने भी मेजर एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनके सबके बारे में बात करेंगे। मेजर तो हमने ठीक है टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पढ़ लिया था, वो सबसे मेन रहेंगे, लेकिन उसके अलावा जो बाकी के हैं वो भी पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट लेक्चर जब हमने एंड किया था तो उसमें टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, लाइट, ये कुछ एबायोटिक फैक्टर्स पढ़े थे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम बायोटिक फैक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज जानते हैं हम इन एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में। देखिए, टेम्परेचर सबसे पहला जो हमारा मेजर एबायोटिक फैक्टर आता है वो है टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकली रेलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। देखिए क्या लिखा है इन्होंने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कोई फैक्टर इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट है, जो महत्व रखता है सबसे ज़्यादा, वो है टेम्परेचर। You are aware that the average temperature on the land varies seasonally, decreases progressively from the equator towards the poles and from plain to the mountain tops। ठीक है, अच्छा, जब आपने अर्थ पढ़ा था, अर्थ का मैंने आपको ग्लोब दिखाया था कि ये इक्वेटर है, तो आपने देखा था कि ट्रॉपिक इक्वेटर के आसपास का जो एरिया होता है उसको हम ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो इक्वेटर है उससे पोल्स की तरफ को टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जानते हैं या नहीं जानते हैं? तो यही लिखा है कि यू आर अवेयर, आप जानते हैं कि जो एवरेज टेम्परेचर होगा वो लैंड पे वेरी करता है सीजनली, है ना। आपको पता है गर्मियों में ज़्यादा गर्म हो सकता है, सर्दियों में ज़्यादा ठंडा हो सकता है ना। तो और ये डिक्रीज करता है प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। देखिए, टुवर्ड द पोल जो है टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। वहीं हमने एलिवेशन की बात भी की थी, पहाड़ी है तो देखिए चाहे ये नॉर्थ में है और ये यहाँ नीचे प्लेन एरिया है, ठीक, और ये पहाड़ बना है, तो प्लेन एरिया पे टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और माउंटेन टॉप पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। क्लियर, समझ के? एवरेज टेम्परेचर वेरी करता है सीजनली और डिक्रीज करता है इक्वेटर से पोल की तरफ को और प्लेन से माउंटेन की तरफ को। It ranges from sub-zero level in polar areas and high altitudes to more than 50 degrees Celsius in tropical deserts in summer। देखिए क्या कहा कि आपको सब जीरो लेवल पे मिलेगा, ठीक, जीरो लेवल से भी कम मिलेगा पोलर एरियाज में टेम्परेचर, ठीक है, और हाई अल्टीट्यूड्स में भी आपको कम मिलेगा। लेकिन जो ट्रॉपिकल एरिया के डेजर्ट्स होंगे वहाँ समर में आपको 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिल सकता है। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी करता है, सीजनली वेरी करता है, प्लस कौन सा जैसे पोलर रीजन है या ट्रॉपिकल रीजन है उसके हिसाब से भी टेम्परेचर वेरी करता है। पोलर एरियाज में जहाँ सब जीरो लेवल पे है, हायर अल्टीट्यूड्स में जहाँ सब जीरो लेवल्स पे है, वहीं डेजर्ट्स में 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको मिल सकता है। There are, however, unique habitats such as thermal springs and deep sea hydrothermal vents where average temperature exceeds 100 degrees Celsius. Okay? थर्मल स्प्रिंग जो गर्म पानी के झरने होते हैं जहाँ पे गर्म पानी आपको मिलता है, और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स एक्चुअली समुद्र के अंदर बिल्कुल गहराई में जाके जो आपके बिल्कुल डीप डाउन जाके बिल्कुल धरती की सतह के साथ जो लगने वाला हिस्सा होता है वहाँ पे गर्म गर्म रहता है, तो उनको हम डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं, और वहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो सकता है। ये जनरल नॉलेज की बात है, आपको पता होने चाहिए कि मैंगो ट्रीज डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कनाडा एंड जर्मनी। याद रखिएगा, टेम्परेट रीजन जहाँ भी होता है मैंगो ट्रीज वहाँ ग्रो नहीं करते हैं और नहीं कर सकते हैं। कनाडा और जर्मनी में मैंगोज नहीं होते हैं, इसलिए हमारा मैंगो जो यहाँ पे तुम्हें 50-60 रुपए किलो मिल जाता है, जर्मनी कनाडा में वो 300-400 रुपए
का एक मैंगो भी मिलता है। स्नो लेपर्ड्स आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट। आई एम फ्रॉम हिमाचल, हमारे यहाँ स्नो लेपर्ड होता है और स्नो लेपर्ड जो है हमारा ये स्टेट एनिमल है। ओके, तो केरला के फॉरेस्ट में स्नो लेपर्ड नहीं मिल सकता क्योंकि उसको बर्फ चाहिए। ठीक, टूना फिश आर रेयरली काउट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स इन द ओशंस। देखिए, अब देखिए टूना फिश जो है वो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड से ऊपर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, ट्रॉपिक्स वाले रीजन पे ही आपको मिलेगी और ट्रॉपिक से ऊपर वाले रीजन में आपको टूना फिश नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो ये जनरल नॉलेज की बात है। मैंगो ट्रीज कहाँ हो सकते हैं, स्नो लेपर्ड कहाँ हो सकता है और टूना फिश कहाँ हो सकती है। टेम्परेचर भी आपने देख लिया कि सब 0 लेवल से 50 डिग्री सेल्सियस भी होगा डेजर्ट्स में, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में। और बात करेंगे थर्मल स्प्रिंग्स की या डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स की, तो वहाँ 100 डिग्री सेल्सियस तक भी जाएगा। और ये टेम्परेचर कंडीशंस ही हैं जो देखिए स्नो लेपर्ड ज़्यादा टेम्परेचर में तो नहीं हो सकता ना, तो इसकी वजह से कुछ एनिमल्स एक जगह पाए जाएंगे, कुछ एनिमल दूसरी जगह पाए जाएंगे, है ना। चलिए, you can appreciate the significance of temperature to living organisms when you realize that it affects the kinetics of enzymes and through it the metabolic activity and other physiological function of the organism। देखिए, आप जानते हैं कि एंजाइम्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। एंजाइम्स जो हैं वो टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं, थोड़ा सा बहुत कम टेम्परेचर होता है। हम अपनी दाल सब्जी को क्यों फ्रिज में रखते हैं, ताकि एंजाइम्स अपना काम करना बंद कर दें और मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाए, है ना। और नॉर्मल टेम्परेचर जब उनको मिलता है तो एंजाइम्स का जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज होता है। बहुत ज़्यादा पे एंजाइम ख़त्म भी हो सकते हैं, लेकिन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे एंजाइम का एक्टिविटी सही रहेगा। और एंजाइम का एक्टिविटी सही रहेगा तो एक ऑर्गेनिज्म की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं और उसकी बॉडी के जो फंक्शंस हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, वो भी सही रहेंगी। तो देखिए, आपको मतलब आप अप्रिशिएट करेंगे कि टेम्परेचर का कितना सिग्निफिकेंस है जब आप जानेंगे कि एंजाइम जो टेम्परेचर है वो एंजाइम के काम को, उसकी काइनेटिक्स को अफेक्ट कर सकता है। और एंजाइम को अगर अफेक्ट करेगा तो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को भी अफेक्ट कर सकता है। कुछ एनिमल्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा, दे कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब एक वाइड रेंज पे, आप समझ रहे हो सकता है कि 10 से 50 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो सहन कर सकता है ना। वाइड रेंज आई तो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को जो ऑर्गेनिजम्स टॉलरेट कर सकते हैं उनको यूरीथर्मल कहा जाता है। लेकिन बहुत सारी वास्ट मेजॉरिटी ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक बहुत ही नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 to 20 या 20 to 30 या 40 to 50, तो 40 to 50 इज़ अ नैरो रेंज, बल्कि 10 to 50 डिग्री इज़ अ वाइड रेंज। तो जो बहुत कम रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं वो है स्टेनोथर्मल्स, और जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं वो है यूरीथर्मल्स। The levels of thermal tolerance of different species determine to a large extent their geographical distribution। ठीक है, कि कौन कितना कौन से स्पीसीज कितना टेम्परेचर टॉलरेट कर पाता है, उस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि वो कितने बड़े एरिया में पाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई एनिमल जो है वो बिल्कुल ठंडा को भी टॉलरेट कर सकता है और गर्मी को भी टॉलरेट कर सकता है, तो वो तुमको कहाँ मिलेगा? वो तुमको हमारे हिमाचल वाले एरिया में भी मिलेगा और अपने यहाँ के महाराष्ट्र वाले एरिया में भी मिलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा एनिमल है जो कि सिर्फ और सिर्फ गर्मी ही टॉलरेट कर सकता है, सर्दी नहीं टॉलरेट कर सकता, तो आपको महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा। स्नो लेपर्ड हिमाचल में होता है, महाराष्ट्र में नहीं होता है। क्लियर है? तो कितना, कौन स्पीसीज कितना जो टेम्परेचर है उसको टॉलरेट कर सकती है, तो ये भी डिटरमाइन करता है कि वो स्पीसीज कितने एरिया तक होगी, कितना ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन उस स्पीसीज का होगा। कैन यू थिंक ऑफ फ्यू यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल एनिमल्स एंड प्लांट्स? देखो, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, बात करूँ तो अब देखिए यूरीथर्मल, स्नो लेपर्ड तो मैंने स्टेनोथर्मल के बारे में बता दिया। अब मैंगोज जो हैं वो हिमाचल में भी होते हैं और आपके महाराष्ट्र में भी होते हैं। ये प्लांट आ गया जो कि यूरीथर्मल है। अब काउस और बफेलोज जो हैं वो हिमाचल में भी होंगी, महाराष्ट्र में भी होंगी, तो वो भी क्या आ गई,
वो भी यूरीथर्मल आ गई। तो इस तरह से टेम्परेचर का सिग्निफिकेंस आप समझ गए कि किस तरह से टेम्परेचर जो है वो ऑर्गेनिज्म की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को भी अफेक्ट करेगा। ठीक, यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स कौन से हो गए, जो कि एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, और स्टेनोथर्मल कौन से हो गए, जो एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को ही टॉलरेट कर सकते हैं। और जो रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है कि जो एवरेज टेम्परेचर है इस धरती का वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, और इस बारे में भी हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी हम बात करेंगे, हमारे एनवायरमेंटल एंड उसके क्या क्या इश्यूज हैं, ये चैप्टर नंबर 16 आता है, उस पर हम ये बात करेंगे। So in recent year, there has been a growing concern about the gradually increasing average global temperature. ठीक है, धीरे ग्रेजुअल होता है मतलब कॉन्टिन्यूसली जो है धीरे धीरे करके जो एवरेज टेम्परेचर है इस धरती का, जो एक एवरेज टेम्परेचर होता था, मानो किसी टाइम पे 50 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर था, तो अब वो 55 हो रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके एवरेज टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज, वुड यू एक्सपेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ऑफ सम स्पीसीज टू बी अफेक्टेड? अगर यही ट्रेंड कंटिन्यूज रहा तो क्या आपको लगता है कि कुछ स्पीसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज होगा वो अफेक्टेड होगा? तो हाँ, बिल्कुल, कुछ स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो कुछ स्पीसीज जो कि कम टेम्परेचर पे सर्वाइव करती थी वो ज़्यादा टेम्परेचर वाले एरिया पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। मतलब एक एरिया जहाँ पे पहले कम टेम्परेचर होता था, अब वहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया, तो वहाँ पे जो स्पीसीज होंगी या तो वो वहाँ के लिए अडेप्ट कर जाएंगी, और जो अडेप्ट नहीं करेंगी वो उस पर्टिकुलर एरिया में ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, या फिर दूसरी किसी जगह कम टेम्परेचर वाली जगह पे माइग्रेट कर जाएंगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वाटर। वाटर इज अनदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो टेम्परेचर के बाद जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है वाटर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर ही है। आप जानते हैं कि लाइफ जो है वो धरती पे कहाँ बनी थी? सबसे पहले अर्थ में आपको पता है कि 70% वाटर है। ठीक, तो लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर एंड इज अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। आप जानते हैं ना कि धरती पे जो पहली जिंदगी बोलते हैं कि पहला सेल बना था, पहली लाइफ जहाँ बन के आई थी वो पानी में बनी थी, और बिना पानी के कोई भी अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर सकता है। आइदर इट इज ह्यूमन बींग्स और एनी प्लांट और एनिमल्स, कोई भी, चाहे हम हैं, कोई दूसरा एनिमल है, कोई भी है, बिना पानी के हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। Its availability is so limited in desert that only special adaptations make it possible for organisms to live there. ठीक है, डेजर्ट्स में वाटर का अवेलेबिलिटी इतना कम होता है, इतनी कम, इतना लिमिटेड अमाउंट में पानी मिलता है डेजर्ट्स में कि वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स अपने में लाने पड़ते हैं, अडेप्ट होते हैं। वो अडेप्ट होते हैं मतलब अपनी एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने में कुछ ऐसे चेंजेस लाते हैं ताकि वहाँ की कंडीशन के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी सर्वाइव कर पाए। ठीक है, जैसे कैक्टस में आप देखते हैं, कैक्टस में जो है वो आपको दिखाई देते हैं, स्पाइन नज़र आते हैं। ऊंट में हम्प बना होता है, फ्लैट फीट होते हैं ऊंट में। ठीक, आगे हम जानेंगे, ये तो अभी हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। इससे आगे एनसीईआरटी अडेप्टेशन भी बताती है कि कौन से एनिमल में कहाँ, मतलब जैसे डेजर्ट्स में जो एनिमल्स होंगे उनमें क्या अडेप्टेशंस होंगी, ट्रॉपिक्स में जो एनिमल और प्लांट्स होंगे उनमें क्या हमारे पास अडेप्टेशंस होंगी। तो डेजर्ट्स में पानी का अवेलेबिलिटी इतना लिमिटेड है, इतना कम पानी है कि जो स्पीसीज वहाँ पाई जाती हैं उनमें हमको कुछ स्पेशल अडेप्टेशंस देखने को मिलती हैं। ठीक, और वो स्पेशल अडेप्टेशंस होंगी तभी वो ऑर्गेनिज्म वहाँ सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। The productivity and distribution of plant is also heavily dependent on water. कोई प्लांट कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा? आप जानते हैं
कि जो एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स हैं उनके लिए फर्टिलाइजेशन में वाटर बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए ऐसे प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन वाटर बॉडीज के नियर बाय ही होता है। तो प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन और वो कितना प्रोडक्टिविटी दे पाएंगे, कितना उत्पाद जो है उनसे मिल पाएगा, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है किस पे, वाटर पे। किस पे डिपेंड करता है, वाटर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। You might think that organisms living in oceans, lakes and rivers should not face any water related problems, but it's not true। ठीक है, आपको ये लगता होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स ओशंस में रहते हैं, लेक्स में रहते हैं, ठीक है, उनको कोई भी पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती होगी, लेकिन ये सच नहीं है। ऑर्गेनिज्म जो कि ओशंस में रहते हैं, लेक्स में रहते हैं, उनको भी पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्यों, कैसे, चलिए हम ये आगे जानते हैं। ठीक है, फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स द क्वालिटी ऑफ वाटर बिकम्स इम्पॉर्टेंट। जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए क्वालिटी जो है वाटर का वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वालिटी ऑफ वाटर। ठीक है, क्वालिटी में क्या बात करेंगे, केमिकल कंपोजिशन एंड पीएच। तो केमिकल कंपोजिशन क्या है और पीएच क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। अगर पीएच ज्यादा हो गया तो वो एक्वेटिक एनिमल उस पीएच पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर ऑप्टिमम पीएच से कम पीएच हो गया तब भी ऑर्गेनिजम्स के लिए वहां सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इज इट क्लियर नाउ और नॉट? ठीक है, चलिए दूसरा बात आता है सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को कैसे मेजर किया जाता है? ठीक है, तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज मेजर्ड एज सॉलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000। याद रखिएगा, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को आपने केमिस्ट्री में पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर 1000 इस तरह से पढ़ा होगा। तो सॉलिनिटी को, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को मेजर किया जाता है सॉलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000, नॉट पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर 100, बट पार्ट्स पर 1000। ठीक है, इनलैंड वाटर की बात करते हैं। इनलैंड वाटर्स जो कि मतलब हमारे नदियां वगैरह हैं, ठीक, वहां पे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन 5 से कम होता है। और सी वाटर की बात करते हैं तो 30 to 35 सॉल्ट कंसंट्रेशन रहेगा सी वाटर में, और 100 से ज्यादा हो जाएगा ऐसे लगून्स में, ऐसी जगह पे जहां पे हाइपर सेलाइन कंडीशन है, मतलब सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत 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 ज्यादा है। तो देखिए, जो प्लांट्स 5 सॉल्ट कंसंट्रेशन पे सर्वाइव करते हैं वो 30 to 35 पे नहीं कर पाएंगे और 100 पे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए जैसे क्वालिटी हो गया, केमिकल कंपोजिशन, पीएच हो गया, वैसे ही सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप समझ पा रहे हैं ना कि किस तरह से पानी में रहने वाले प्लांट को भी, एनिमल्स को भी पानी की कमी हो सकती है। कैसे? अगर उनके पानी का पीएच उनके टाइप का नहीं है तो वो उस पानी में नहीं रहेंगे। सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन उनका फेवरेट नहीं है, उनके टॉलरेट करने लायक नहीं है, तो वो उस पानी में नहीं रहेंगे। ठीक है, सम ऑर्गेनिजम्स, देखिए, सम ऑर्गेनिजम्स आर टॉलरेंट ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ सॉलिनिटीज, यूरी हेलाइन उनको कहेंगे, और अदर आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज, स्टैनोहेलाइन कहेंगे। याद रखिएगा, आपने अभी यूरी थर्मल एंड स्टैनोथर्मल पढ़े थे। वो ऑर्गेनिज्म जो कि 5 से 35 तक का सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को टॉलरेट कर पाएंगे, वो ऑब्वियसली एक वाइड रेंज ऑफ सॉलिनिटी को टॉलरेट कर पा रहे हैं, तो वो हो जाएंगे यूरी हेलाइन। लेकिन जो एक नैरो रेंज पे ही रहेंगे, जो कि सिर्फ 30 से 35 तक ही सॉलिनिटी को टॉलरेट कर पाएंगे, या फिर 5 to 10 ही सॉलिनिटी को टॉलरेट कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली एक नैरो रेंज बनता है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे स्टैनोहेलाइन ऑर्गेनिजम्स। Many freshwater animals cannot live for long in sea water and vice versa because of the osmotic problems they would face। ठीक है, बहुत सारे फ्रेश वाटर एनिमल्स जो हैं वो सी वाटर में नहीं रह सकते हैं, और वाइस वर्सा का मतलब है कि सी वाटर वाले भी फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ उनको ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। क्या मतलब?
अगर फ्रेश वाटर एनिमल जो है सी वाटर में जाता है तो उसकी बॉडी वाटर लूज करेगी, ठीक, और वो वहां मर जाएगा, ठीक, जिसकी वजह से मतलब ऑस्मोटिक प्रॉब्लम हो गई ना ये। और वहीं अगर सी वाटर जो है वो फ्रेश वाटर में आएगा तो सी वाटर एनिमल में कुछ ऐसी अडेप्टेशंस होंगी जो उसको सी वाटर में सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। लेकिन अगर वो फ्रेश वाटर में आता है तो उसकी बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से भी उसकी डेथ हो सकती है। तो ऑस्मोसिस का दिक्कत रहेगा, ऑस्मोटिक प्रॉब्लम रहेगी अगर फ्रेश वाटर एनिमल सी वाटर में जाता है और सी वाटर एनिमल फ्रेश वाटर में आता है। तो इस तरह से ये सोचना गलत है कि पानी में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स को कभी भी पानी की कमी नहीं होगी। थर्ड इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास लाइट। Since plant produce food through photosynthesis, a process which is only possible when sunlight is available as a source of energy, we can quickly understand the importance of light for living organisms, particularly autotrophs. क्योंकि हम जानते हैं कि प्लांट जो है वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। प्लांट अपना खाना बनाते हैं एक प्रोसेस के थ्रू जिसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ तभी पॉसिबल है जब सनलाइट अवेलेबल होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सनलाइट का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए और सबसे ज़्यादा ऑटोट्रॉप्स के लिए। देखो, प्लांट अपना खाना बनाएंगे, सनलाइट ज़रूरी है। सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट खाना नहीं बना पाएंगे, प्लांट खाना नहीं बना पाएंगे तो हमें खाना नहीं मिलेगा, ठीक। इसीलिए लाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि यूज किया जाता है बाय प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए। प्लांट अपना खाना बनाते हैं कौन सी प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और पर्टिकुलरली ऑटोट्रॉप्स के लिए ही इसका ज़्यादा महत्व है। और उसके बाद हम जैसे हेटेरोट्रॉप्स के लिए भी, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए प्लांट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैनी स्पीसीज ऑफ स्मॉल प्लांट्स, हर्ब्स एंड श्रब्स growing in forests are adapted to photosynthesize optimally under very low light conditions. क्यों? Because they are constantly overshadowed by tall canopied trees. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इतना घना जंगल होता है कि उसके नीचे लाइट का घुस पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत कम लाइट जो है वो बड़े बड़े प्लांट्स के नीचे, छोटे छोटे प्लांट्स को मिल पाती है, ठीक। तो हर्ब्स और श्रब्स तो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। तो ऐसे हर्ब और श्रब जो कि ऐसे जंगलों में ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ग्रो कर रहे हैं, तो वो अडेप्ट हो जाते हैं बहुत कम लाइट पे फोटोसिंथेसाइज करने के लिए। वो बहुत कम लाइट पे अपना खाना बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा बड़े बड़े पेड़ों की छाया में, जो उनके बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते होते हैं, टहनियाँ होती हैं, वो एक कैनोपी बना के रखते हैं और उसके नीचे जो है लाइट अच्छे से घुस नहीं पाती है। और ये हर्ब और श्रब्स हमेशा ऐसे ही पेड़ों के नीचे अगर ग्रो कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली अडेप्ट हो जाएंगे थोड़ी सी लाइट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक। दूसरा, मेनी प्लांट्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग, ठीक है। शॉर्ट डे प्लांट्स एंड लॉन्ग डे प्लांट्स, मतलब कुछ प्लांट्स को फ्लावर करने के लिए, उन पे फूल खिलने के लिए एक पर्टिकुलर फोटो पीरियड चाहिए होता है। कुछ प्लांट्स को लंबे टाइम तक दिन चाहिए होता है, कुछ प्लांट को छोटा दिन और लंबी रात चाहिए होती है, ठीक। और ऐसे ही एनिमल्स की भी बात करते हैं तो light is important in that they use the diurnal and seasonal variation in light intensity and duration as cues for timing their foraging, reproductive and migratory activities. देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे एनिमल्स के लिए भी लाइट इंपॉर्टेंट है, जो डायurnal, जो दिन और रात हो रहा है, ठीक। और प्लस जो सीजन्स के टाइम पे वेरिएशन आती हैं, जैसे कि गर्मियों में आपको दिन लंबा मिलेगा, रात छोटी मिलेगी, सर्दियों में रात लंबी दिन छोटा मिलेगा। प्लस कई बार गर्मी में लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर कितना तेज होता है, लाइट इंटेंसिटी कितनी तेज होती है,
और कितने टाइम तक वो रहता है, लंबा दिन है या छोटा दिन है, ठीक है, कितनी ज़्यादा धूप है, कितनी कम धूप है। तो इन सारी चीज़ों को एनिमल जो हैं एक क्लू की तरह लेते हैं, एक क्यू की तरह लेते हैं कि कब उनको अपना खाना खाने जाना है, कब उनको रिप्रोडक्शन शो करनी है, कब उनको माइग्रेशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल डाईयूरनल वेरिएशन में आपको बताती हूँ। डेजर्ट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दिन और रात को देखेंगे, और धूप कितनी देर है, कितनी इंटेंस है, ये भी देखेंगे, लाइट कितनी ज़्यादा पड़ रही है। अगर ज़्यादा लाइट है, ज़्यादा दिन है, तो वो छाया में रहेंगे और शाम शाम के टाइम पे अपने फोरिजिंग के लिए निकलेंगे। वहीं पे रिप्रोडक्शन में भी ये सीजनल वेरिएशन रोल प्ले करती हैं। और माइग्रेटरी एक्टिविटीज, कुछ वर्ड्स जो हैं बहुत ठंडे वाले इलाके से गर्म वाले इलाके पे भी माइग्रेशन शो करते हैं। आप देखेंगे, अभी आगे आप पढ़ेंगे, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या मतलब है। तो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, लाइट इंपॉर्टेंट है। लाइट कितनी देर के लिए रह रही है, लंबा फोटो पीरियड है या छोटा फोटो पीरियड है, ये भी दोनों ही प्लांट्स और एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। So availability of light on land is closely linked with that of temperature since sun is the source of for both. तो चाहे लाइट कहाँ से मिलेगी, सन से मिलेगी। तो लाइट का होना और टेम्परेचर दोनों बहुत एक दूसरे से क्लोजली लिंक्ड हैं। लाइट ज़्यादा होगी, टेम्परेचर भी ज़्यादा ही होगा, ठीक, क्योंकि सन से ही तुमको लाइट मिलेगी, सन का ही टेम्परेचर जो है वो अर्थ को वार्म रखता है मेनली, ठीक है। तो लाइट का अवेलेबिलिटी और टेम्परेचर दोनों क्लोजली लिंक्ड हैं क्योंकि दोनों का सोर्स सन है। बट डीप अप्रोक्सीमेटली ओशन में आप 500 मीटर अंदर चले जाएंगे तो एनवायरमेंट इज डार्क एंड इट्स इनहैबिटेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सेलेशियल सोर्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड सन, ठीक। बहुत अंदर समुद्र में बहुत अंदर चले जाते हैं तो बहुत अंदर जो है डीप इन द ओशन एनवायरमेंटल जो है वो डार्क है, और उस डार्क इनहैबिटेंट्स जो हैं, उस डार्क कंडीशन में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, उनको सन के बारे में पता ही नहीं है कि सन भी कुछ है, तो वो फोटो ऑटोट्रॉप नहीं होंगे। देखिए व्हाट देन इज सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उन ऑर्गेनिजम्स के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या रहेगा, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, वो कीमो ऑटोट्रॉप्स होंगे, उनके लिए लाइट की जरूरत नहीं होगी, वो इनऑर्गेनिक केमिकल्स को ही ऑर्गेनिक केमिकल्स में बदल देंगे। क्लियर है। तो बहुत समुद्र में बहुत नीचे जो एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा जब वहां उनको पता ही नहीं है कि लाइट क्या है, ठीक। तो उनके लिए वो होंगे कीमो ऑटोट्रॉप्स। क्या होंगे वो? कीमो ऑटोट्रॉप्स rather than photoautotrophs। चलिए, the spectral quality of solar radiation is also important for light। आपको पता है विजिबल स्पेक्ट्रम होता है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक, ठीक है। 400 नैनोमीटर से लेके विबग्योर वायलेट से शुरू होता है, रेड पे खत्म होता है विबग्योर, ठीक। 700 से आगे फिर ये फार रेड चलता है, 400 से नीचे ये अल्ट्रा वायलेट वाला रीजन चलता है, ठीक। तो ये स्पेक्ट्रल क्वालिटी जो है सोलर रेडिएशन की, ये भी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द यूवी कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू मेनी ऑर्गेनिजम्स व्हाइल नॉट ऑल द कलर कंपोनेंट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम आर अवेलेबल फॉर मेरीन प्लांट लिविंग एट डिफरेंट डेप्थ ऑफ द ओशन। क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि जो यूवी कंपोनेंट है वो स्पेक्ट्रम का, ये वॉयलेट है और इससे नीचे यूवी अल्ट्रा वॉयलेट आएगा, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत खतरनाक होता है। यूवी कंपोनेंट बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत खतरनाक होता है। आप भी जानते हैं कि हमारी स्किन को यूवी रेस से जो है प्रोटेक्शन चाहिए होती है, तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके लिए यूवी कंपोनेंट सही नहीं है। और दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि विजिबल स्पेक्ट्रम जो 400 से नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक है, उसमें से सारी की सारी जो लाइट्स हैं, सारे के सारे जो आपके कलर्स हैं, कलर कंपोनेंट्स हैं, वो सब मैरीन मतलब समुद्र में रहने वाले प्लांट्स को मिल रहे हैं, क्योंकि मैरीन हैबिटेट में अलग अलग डेप्थ पाई जाती हैं और अलग अलग डेप्थ पे
अलग अलग कलर ही पहुंच पाते हैं। जिसका वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा वो उतना डीपली अंदर तक पहुंच पाएगा। ठीक है। Among the red, green and brown algae that inhabit the sea, which is likely to be found in the deepest water and why, इसका आंसर आप मुझे करेंगे 11th क्लास में एल्गी वाले पोर्शन को पढ़ के। ठीक है। तो यूवी कंपोनेंट्स बहुत, तो एक तो बोला लाइट का इंटेंसिटी, फोटो पीरियड और उसका स्पेक्ट्रल क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना तेज लाइट आ रही है, कितने टाइम के लिए लाइट है और किस तरह का लाइट मिल रहा है, स्पेक्ट्रल क्वालिटी क्या है। अल्ट्रा वायलेट तो नहीं है, अल्ट्रा वायलेट जो है वो हार्मफुल हो जाएगी। ठीक है। तो और सारे के सारे वायलेट, ये इंडिगो, ब्राउन, रेड, येलो, ये सारे के सारे तो आपको डीप इन द ओशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक। अलग अलग जो मैरीन प्लांट्स एनिमल्स होंगे, मेनली प्लांट्स होंगे, उनको अलग अलग जो है वो रेस पहुंचेंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है रेड, ग्रीन और ब्राउन एल्गी में बताइए कि सबसे अंदर सी में, सबसे गहराई में कौन सी होगी। +1 से पढ़ के लाइएगा, बताइएगा सर। ठीक है। लास्ट हमारे पास जो आता है वो आता है सोइल। The nature and properties of soil in different places vary. It is dependent on the climate, the weathering process, whether soil is transported or sedimentary and how soil development occurred. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सोइल का नेचर और प्रॉपर्टीज जो हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग होती हैं और ये प्रॉपर्टीज और नेचर डिपेंड करता है कि उस जगह पे क्लाइमेट कैसा है, उस सोइल का वीथरिंग प्रोसेस कैसा है। वीथरिंग प्रोसेस जानते हैं आप, सोइल जो है वो कैसे बनी है एग्जैक्टली। प्लांट जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स की वीथरिंग होती है, वीथरिंग, उनकी वीथरिंग की वजह से ही सोइल फॉर्मेशन होती है। ठीक। तो वीथरिंग प्रोसेस कैसा है, कैसे वो सोइल बनी है और क्या सोइल ट्रांसपोर्टेड है या सेडिमेंट्री, मतलब क्या सोइल उसी जगह पे बनी है या किसी और जगह से ट्रांसपोर्ट होके दूसरी जगह पे आई है। तो कि क्या सोइल ट्रांसपोर्टेड है या सेडिमेंट्री है और कैसे सोइल का डेवलपमेंट हुआ है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल। ओके। Various characteristics of the soil such as soil composition, grain size and aggregation determine the percolation and water holding capacity of soil. अब आप देखिए एक ये इस जार में, ठीक है, मैं अगर सिर्फ रेत भर देती हूँ, ठीक है, तो इसका पार्टिकल साइज कैसा होगा, बड़ा होगा या नहीं होगा। ठीक। इसमें सिर्फ ये रेत है, बहुत सारी सैंड है, सैंड। ओके। और दूसरी तरफ मैंने बिल्कुल फाइन पार्टिकल क्ले भर दिया। ठीक। बिल्कुल क्ले भर दिया मैंने। ठीक है। क्ले भर दिया। ठीक। तो अब मुझे बताइए, यहाँ पे तो बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स होंगे। ठीक। पानी में इसमें डालती हूँ, पानी में इसमें भी डालती हूँ, तो ज़्यादा जल्दी पानी किसमें नीचे पहुँचेगा, सैंड वाले में, क्ले वाले में लेट पहुँचेगा। ठीक। तो देखिए सोइल का कंपोजिशन कैसा है। ठीक है। मतलब क्ले है, सैंड है ना, फिर ग्रेवल है, सिल्ट है, या ग्रेन साइज कितना है और कितना उनमें एग्रीगेशन है, कितना वो एग्रीगेटेड है, इकट्ठा है। ये तीनों चारों चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि उसका पर्कोलेशन कितना होगा और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होगी। तो सबसे कम पर्कोलेशन आपको ग्रेवल सॉइल में देखने को मिला, GRAVEL, ग्रेवल में देखने को मिलेगा। उससे ज़्यादा, उससे कम आपको पर्कोलेशन सैंड में देखने को मिलेगा, उससे कम आपको पर्कोलेशन सिल्ट में देखने को मिलेगा और सबसे कम पर्कोलेशन आपको क्ले में देखने को मिलता है। इसका मतलब है सबसे कम पर्कोलेशन क्ले में है तो सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्ले की ही है और सबसे कम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ग्रेवल की है। सबसे बड़ा साइज ग्रेवल का है, सबसे छोटा साइज क्ले का है। सबसे ज़्यादा एग्रीगेशन क्ले में है, सबसे छोटी एग्रीगेशन ग्रेवल में है। इज इट क्लियर टू यू? चलिए,
These characteristics along with parameters such as pH, mineral composition and topography determine to a large extent the vegetation in an area. ठीक है, तो एक तो बात हो गई कि सोइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितना होगा और परकोलेशन कितना होगा, वो डिपेंड करेगा कि सोइल का कंपोजिशन क्या है, सोइल का एग्रीगेशन कितना है, उसका पार्टिकल साइज कितना है, प्लस सॉइल का पीएच कितना है, उसमें मिनरल्स कितने हैं, वो कौन से टोपोग्राफी मतलब कौन से एरिया में वो सॉइल पाई जा रही है. ठीक, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी हैं, ये सब चीज़ें डिटरमाइन करेंगी कि उस पर्टिकुलर एरिया में वेजिटेशन कैसा होगा. ज़्यादा मिनरल वाला एरिया है या कम मिनरल वाला एरिया है ना, सैंड वाला सॉइल है या फिर सिल्ट सॉइल है या फिर क्ले वाला सॉइल है, कैसा या मिक्सचर है, कैसा सॉइल है, कैसा पीएच है, कितने मिनरल्स हैं, कितना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करेंगी कैसी वहाँ टोपोग्राफी है कि उस एरिया पे वेजिटेशन कैसा होगा. अब कैसा वेजिटेशन है, दिस इन टर्न डिक्टेट द टाइप ऑफ एनिमल दैट कैन बी सपोर्टेड. उस एरिया में जो वेजिटेशन होगा, अब वो वेजिटेशन डिसाइड करेगा कि वहाँ कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो रह सकते हैं. Similarly, in aquatic environment, the sedimentary characteristics often determine the type of benthic animals that can thrive there. ठीक है. Similarly, aquatic environment में भी जो है कि कितना sedimentation है, कितना वहाँ मिट्टी है, कितनी नहीं है, वो ही बताता है कि किस तरह के benthic animals जो हैं वो वहाँ benthic animal जो नीचे मिट्टी की सतह पे होते हैं ना, बिल्कुल ओशन में नीचे नीचे आपको मिलते हैं, उनको बोलते हैं बेंथिक एनिमल्स. तो कितना सेडिमेंटेशन है एक्वाटिक, जैसे ये एक ये समझ लीजिए कि एक झील जैसी है. ठीक है, यहाँ पे कितना इतनी सॉइल है या फिर यहाँ तक सॉइल है और उससे ऊपर वाटर है या इससे ऊपर वाटर है, तो ये यहाँ पे जो ग्रो करेंगे वो क्या होंगे, बेंथिक एनिमल्स होंगे. ठीक, तो कितना सेडिमेंटेशन है सॉइल का वही एक्वाटिक एनवायरनमेंट में भी डिसाइड करता है कि कौन से बेंथिक एनिमल्स जो हैं वो ग्रो करेंगे. क्लियर?